नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो इसी जुडिशरी के एग्ज़ाम में बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास जिनके लिए हमें पढ़ना होता है। बहुत सारे लॉ करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। तो उन सब में एक सब्जेक्ट आता है, वो आता है आपके पास CPC। ये जो CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये आपकी प्रैक्टिस पे भी काम आती है, ये आपके एग्जाम में भी काम आती है। तो आज हम पढ़ते हैं इसको CPC को। तो हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पे। कहाँ पे चलेंगे? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कहता है एग्जीक्यूशन। किसकी बात करता है? एग्जीक्यूशन की। इस एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं तो ये और कहाँ पढ़ने को मिलता है? ये पढ़ने को मिलता है ऑर्डर नंबर 21 में, ठीक है। एग्जीक्यूशन किसका होता है? क्या कहा? एग्जीक्यूशन किसका होता है? एग्जीक्यूशन दो चीज़ों का होता है, डिक्री का और ऑर्डर का। किसका होता है? डिक्री का, ऑर्डर का। तो एग्जीक्यूशन किसका होता है? डिक्री ऑर्डर दोनों का किया जा सकता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन की प्रोसीजर क्या है और एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, दो बातें बताई मैंने। एक बताया प्रोसीजर और एक बताया एग्जीक्यूशन के बारे में, आखिर एग्जीक्यूशन क्या है। तो दो अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो एग्जीक्यूशन क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बात करें तो उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव, जो आपको चीज़ के बारे में बताता है। तो वो तो दिया हुआ है सेक्शन में, यानी पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 36 से 74 में दिया गया है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया? इसका प्रोसीजर दिया गया ऑर्डर नंबर 21 में। और 21 में कितने रूल है? तो यही प्री का क्वेश्चन है कि 21 में 106 रूल है, ठीक है। ये रूल्स है, यानी CPC जब पढ़ेंगे तो CPC में आप देखेंगे सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स, तीन चीजें आपको CPC में देखने को मिलती है। अब आता है कि क्या क्रिमिनल मैटर में भी एग्जीक्यूशन आता है? क्या क्रिमिनल मैटर में भी एग्जीक्यूशन आता है? हाँ जी, याद रखना, पनिशमेंट या सेंटेंस को भी एग्जीक्यूट कराया जाता है। कहाँ पे कराया जाता है? तो ये ऑब्लिक करके लिखेंगे कि सब CRPC में जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 32 में। सेक्शन नंबर जो है 413 से 435 में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है ये केवल और केवल सिविल में नहीं, ये क्रिमिनल में भी होता है। सिविल के अंदर डिक्री और ऑर्डर का होता है, तो क्रिमिनल के अंदर सेंटेंस का होता है। और सेंटेंस कैसे मिलता है? या तो जजमेंट के थ्रू या ऑर्डर के थ्रू। यानी CRPC में आपके पास होता है जजमेंट एंड ऑर्डर, और सिविल में होता है डिक्री और ऑर्डर। यहाँ पे जजमेंट के बिहाफ पर डिक्री ऑर्डर प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप गुजरात जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्रिमिनल में ऑर्डर राइटिंग भी आती है, सिर्फ वही है जो ऑर्डर राइटिंग आती है, बाकी जनरली सभी जगह क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग आती है, ठीक है। इससे पहले वीडियो देखा जिसके अंदर अपन ने प्रीलिमिनरी किया था, फिर एक वीडियो देखा था आपने जिसके अंदर हमने किया था पार्ट 1 सूट इन जनरल। आज हम एग्जीक्यूशन के बारे में सुनेंगे। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, पार्ट तो पूरा पढ़ा दिया होता, ये जब तो कंप्लीट करा देते, आप तो पूरा पढ़ाती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा बेटा, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस। क्या नाम है उसका? सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, ठीक है। अब जब सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस चलती हैं तो आपके मन में क्या आएगा? क्लासेस पढ़ाता कैसे हैं? हम दो लोगों की ओपिनियन लेते, भैया पढ़ाता कैसा है, लेकिन जब पढ़ाने वाला ही आपके सामने खड़ा है तो ओपिनियन किसी और की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद को दिख रहा है, तो आपको बैठे बैठे तो नहीं पता चलेगा मैं कैसा पढ़ाती हूँ। तो ये जो यूट्यूब है ये एक प्रचार का माध्यम है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो फिर पूरा तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं यहाँ पर। तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें। इसमें गलत क्या है? अगर सब कुछ ही यूट्यूब पे मिल जाए और सभी जने यूट्यूब से ही पढ़कर जज बन जाए तो कोचिंग सेंटर चलेंगे क्यों? फिर तो कोचिंग सेंटर सारे बंद हो जाएंगे। फिर लॉ पास आउट वाले बच्चे जाएंगे कहाँ? या तो जज बनेंगे या वकील बनेंगे या कोचिंग चलाएंगे। और आप कहते हो यूट्यूब से सब जज बन जाएंगे तो फिर तो कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल सही है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी पूरा, लेकिन हाँ कई बार होता है कि आपको पहले आती है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लास कैसे पढ़ाती है, तो वो आपके लिए एक तरह से डेमो का काम करता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ जो डिफरेंट भी होती है और जो उससे कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलता है कि आप लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई सर्च करने जाते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट नहीं खोल रखा है, वो सर्विस देते, वो सेवाएं दे रहे हैं। जब अपनी लॉ करके आए तो वो आपको पूरा पढ़ा रहे हैं और वो बताते भी, आप उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के लिए अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में भी हम पढ़ते, ऐसा नहीं है, हमने कई वीडियो पढ़ाए हैं और आपने देखे भी हैं। कई बार हमने पूरी चीज़ें भी पढ़ाई है, लेकिन मनुष्य की लालसाएं हमेशा बढ़ती रहती है। वो जो मैंने पहले पूरा पढ़ाया उसको उससे मतलब नहीं है।
ये पूरा पढ़ना चाहिए। मैंने अप्रोबेशन एक्ट पूरा पढ़ाया, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा पढ़ाया, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने सीआरपीसी के चैप्टर्स, इसके चैप्टर्स कराए, कोई मतलब नहीं। वो तो कहते पूरा सब कुछ फ्री में दे दीजिए आप हमें। आप बताओ फिर मैंने लोग क्यों की? अर्निंग के लिए ना। कोई जज बन के कमाएगा, कोई कोचिंग चला के करेगा, कोई वकालत करके करेगा, काम सब करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 एग्जीक्यूशन। तो इसलिए पूरा ना पढ़ा के इसका शॉर्ट रहेगा और अधिक जानकारी के लिए क्लास आ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर 21 और सेक्शन नंबर 36 और 74, इसका पर्टिकुलर एक अलग से बैच भी चलता है। इसी कोर्स का एक बैच भी चल सकता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी सीपीसी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आया अपने पास सीपीसी 1908 पार्ट नंबर 2 एग्जीक्यूशन 36 से 74। सबसे पहले आता है जनरल, यानी साधारण बातें करते हैं। किसके बारे में? सेक्शन नंबर 36 से 37 बताएगा। फिर आएगा कौन सा कोर्ट एग्जीक्यूशन कराएगा, कौन सा न्यायालय निष्पादन कराएगा। सेक्शन नंबर 38 से पढ़ेंगे हम 46। फिर वो कोर्ट जो एग्जीक्यूशन करेगा प्रश्नों का अवधारण भी कराएगा। क्या करेगा? प्रश्नों का अवधारण, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड, सेक्शन 47। फिर आता है इसके लिए समय सीमा क्या होगी, समय सीमा क्या होगी सब काम करवाने के लिए, सेक्शन 47। नाउ 48 ये रिपील हो गया। क्या हो गया? ये सब जो है रिपील हो गया, अभी अपने नहीं है। देन आता आपके पास 2 जने ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अंतरिति एवं प्रतिनिधि, लीगल विधिक प्रतिनिधि। क्या कहा? विधिक प्रतिनिधि। अब जब यहाँ पे ट्रांसफरी आया तो आपको एक चीज सिखाती हूँ। जब भी कभी आप पढ़ेंगे टीपी एक्ट तो होता ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, प्लेजर, प्लेजी। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहा? एक होता है रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पढ़ते हैं हम? सेक्शन नंबर 2 के 11 पढ़ते ना। तो लिखिए कि रिप्रेजेंटेटिव हमेशा लिविंग पर्सन का होता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है? डेथ पर्सन का होता है। यानी मरने के बाद जो आपको रिप्रेजेंट करता है, मरने के बाद जो रिप्रेजेंट करता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जीवित व्यक्ति को जो रिप्रेजेंट करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत रोल है यहाँ पे। 2 के 11 में पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 50 में पढ़ते हैं, सेक्शन 52 में पढ़ते हैं, ऑर्डर 22 में पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो आपकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 6 तक, है ना। तो बहुत रोल है इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बारे में तो पूरा आपके हाथ में होना चाहिए क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही जिनके कोर्स में आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट में भी आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन नंबर 2 में सब सेक्शन 1 में पढ़ने को मिलता है। तो देन आता है आपके पास ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 2 ही सेक्शन है, 49 और 50। कहाँ से कहाँ तक? 49 एंड 50। देन प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन कैसे प्रोसीजर रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी का कराया जाएगा, अगर मनी है तो क्या होगा, यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मनी का कैसे होगा। देन अगर आप उस एग्जीक्यूशन नहीं कराते मनी डिक्री का तो हम आपको जेल में भी भेज सकते हैं। कितने महीने? 3 महीने की जेल। अगर कुछ पैसे कम हो तो सजा भी कम हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक? 55 से लेकर 59 तक। जब जेल जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी किया जा सकता है, यानी आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा सकती है। ये कुर्की याद जाता है निष्पादन प्रक्रिया, अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी गिरफ्तारी और निरोध। याद रखना, सिविल में भी गिरफ्तारी निरोध, गिरफ्तारी अरेस्ट होता है, क्रिमिनल में भी अरेस्ट होता है, दोनों में होता है। ठीक है, देन अटैचमेंट कुर्की कर दी कहाँ से? 60 से लेके 64। 60 से 64 में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की कुर्की होगी, कौन से की नहीं होगी। और अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसकी कितनी अटैचमेंट कर सकते हैं, और यदि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो चुका है तो देन जब तक अटैचमेंट ड्यूरिंग रहता है आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यदि ट्रांसफर करते हैं तो उसका इफेक्ट वॉइड होता है। यही आपके सारे प्री के क्वेश्चन है। ठीक है, देन आता है कुर्की होने के बाद क्या करेंगे? विक्रय कितने दिन संभाल के रखेंगे? 65 से 67। यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनता है कि जो सेल की जाती है उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन रूल बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फिर डेलीगेशन, प्रत्यायोजन करना, क्या कहता है? हम अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। इसको रिपील कर दिया, वैसे तो इसको रिपील कर दिया 68 से 72। बाकी यहाँ पे कलेक्टर को पावर जो है डेलीगेट की जा सकती है। आप एक डॉक्ट्रिन भी पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेचर। कहाँ पढ़ते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर? आर्टिकल नंबर 246 में। आर्टिकल नंबर 246 में। जब आर्टिकल लिखा था इसका मतलब क्या समझोगे? कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
ये हट गया। अब ये 68 से 72 का जो है ना बंच, ये बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में 68 से 72 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बंच बड़ा अच्छा है, तो इसलिए याद रख लेते हैं कई बार। आपको लगेगा क्यों? इसकी एक्सरसाइज के लिए, ताकि रिकॉल करता रहे चीज़ें, इसको याद रहती रहे। देखिए, कानून का कंसेप्ट अपनी जगह है, एग्जाम निकालना है तो कानून याद होना जरूरी है, और कानून को याद करने के लिए इसको प्रैक्टिस करानी जरूरी है। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी। और देन आता है संपत्ति का, आस्तियों का वितरण, इसको संपत्ति ना बोल के आस्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन नंबर 73। ये क्या हुआ इसके अंदर? यहाँ पे जब आपके फेवर में डिग्री आती है और आप मोर देन 1 है, यानी डिग्री होल्डर मोर देन 1 है, तो किसको कैसे कैसे हिस्सा मिलेगा, और जिस प्रॉपर्टी को लेके डिग्री आई है उस पर कोई खर्चा हुआ है, वो सब कैसे निकाला जाएगा। ये राजस्थान जुडिशरी का मेन का क्वेश्चन है, ये एमपी जुडिशरी का मेन का क्वेश्चन है। सेक्शन 73 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेन के क्वेश्चन में आता रहता है। थोड़ा सा क्लिष्ट समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, बट चाहे आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और देन आता है लास्ट, रेसिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, सेक्शन नंबर 74, राजस्थान जुडिशरी में आया था आपका। निष्पादन का प्रतिरोध करोगे तो सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 30 डेज। रीड विथ ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 97। रीड विथ ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 97। तो क्या कहा, एग्जीक्यूशन क्या है? तो स्टार्ट किया जनरल से, जनरल आया, फिर कोर्ट ढूंढा, कौन सा कोर्ट करा सकता है? बोला वो कोर्ट करा सकता है जिसने डिग्री पास की, और वो कोर्ट भी करा सकता है जिसको डिग्री अपन ने एग्जीक्यूशन के लिए भेजी, दोनों करा सकते हैं। तो पहला जनरल 36 से 37, और दूसरा आता है कि एग्जीक्यूशन कौन सा कोर्ट करा सकता है, उसकी क्या प्रोसीजर होगा। तो आता आपके पास सेक्शन 38 से 46, जिसमें हम ट्रांसफर कोर्ट की पार्ट देखेंगे, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और वो आएगा सेक्शन नंबर 46, प्रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? प्रिसिप्ट, आज्ञा पत्र। कितने टाइम तक के लिए एग्जिस्टेंस रहती है? 2 मंथ के लिए। बड़ा अच्छी कहानी है इसके पीछे भी। क्या कहा? इसके पीछे भी काफी लंबी चौड़ी कहानी है। देन आता है आपके पास क्वेश्चन डिटरमाइन। अब जैसे एग्जीक्यूशन कराने जाओगे, पता चला जिस प्रॉपर्टी का आप एग्जीक्यूशन कराने आए वो प्रॉपर्टी तो पहले से सेल आउट है। डिस्प्यूट, क्वेश्चन रेज, सब मैं तो कौन हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन है मुझे नहीं पता, वो तो कब के गए दुनिया से, अब तो है ही नहीं, क्योंकि सदियों तक केस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वहाँ पे रेज होंगे, जो क्वेश्चन एग्जीक्यूशन के लिए पॉजिटिव सेंस में होंगे, तब तो डिग्री एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट कर लेगा। लेकिन जहाँ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वहाँ पर वो कोर्ट करेगा जिसने डिग्री पास की। तो सेक्शन 47 मेन का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 47 जो है आपका मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, रट के रखना है इसको। देन आता आपके पास लिमिटेशन ऑफ, ये रिपील हो गया, यानी इसमें देखिए ये वाला भी रिपील है, ये भी रिपील है, ब्लू आ रहा है, और ये भी रिपील है। 2 चीजें जो है आपकी रिपील हो चुकी है, ठीक है। देन आता आपके पास ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरी की वही राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी जो कि आपकी होती हैं। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बहुत अच्छी बात कही गई सेक्शन नंबर 53 में, यानी वैसे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50 में है और 52 में है, लेकिन जो मेन बात है वो 53 में कही गई है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतनी ही प्रॉपर्टी का लाइबल होगा जो उसके हैंड्स में आई है और जो अभी भी उसके पास पड़ी है। यानी मरने वाले व्यक्ति के पीछे प्रॉपर्टी खर्च कर दी तो रहने दो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो उसके हाथ में ही है बस उतनी ही लाइबिलिटी होगी, चाहे उसके खुद के पास कितना ही पैसा हो, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। देन आता आपके पास अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या कहा कि यदि आपने पेमेंट नहीं किया, अरेस्ट करेंगे, डिटेंशन करेंगे ना, तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 58, 3 मंथ 6 वीक्स, बट 2000 से कम है तो कोई भी आपको सजा नहीं होगी। क्या कहा? 2000 से कम है तो किसी प्रकार की कोई भी सजा आपको नहीं होगी। Hi, greetings of the day to everybody watching this video. I'm Divya and I'm a student of Surya Nagri Law Classes, Jodhpur, and I will share my personal experience of joining the online classes with Urmila ma'am. The first and the foremost quality which I admire in her is her ability to transfer her knowledge. There are a lot of teachers who have impeccable expertise in the law subjects, but what they lack is they're not able to transfer it. तो जब तक आप अपनी knowledge को transfer नहीं कर पाते तो वो knowledge सिर्फ आपके पास रहती है. And as we are well aware that this is a competitive era and this is a rat race, so as much as we emphasize on the concepts,
we must mug up the section, the chapters, the details, the illustrations. So not only we are mugging up or maybe revising and re-revising and recapitulating every section every day. Class से पहले there is a 20-minute session where each of the participant of the class will recite all the sections in a row. So जिससे क्या होता है, जब वो section revise हो रहे होते हैं तो आप आंखें बंद करके you recapitulate everything in your brain. So वो blueprint दिमाग में छप जाता है, which is really helpful. ऑल्सो कितना भी कह लो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको एलुस्ट्रेशन भी लाइन वाइज याद है तो आप कैसे क्लियर नहीं करोगे जुडिशरी. इंग्लिश, हिंदी, सारे लॉ सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी. व्हाट एल्स डू यू वांट? यू सिटिंग एट योर होम, आईपीसी की बात चल रही है, सीआरपीसी का कोई सेक्शन कनेक्टिविटी है तो आप फटाफट बुक ले आओ सीआरपीसी की और वहीं रख लो और पढ़ लो. So the way ma'am connects IPC with CRPC and CPC with contract or specific relief is amazing. जैसे वो flow करके IPC के किसी section से CRPC के किसी section में jump करके वापस IPC के section को समझा देती हैं. Otherwise IPC में भी बहुत सारी चीज़ें relatable हैं, जैसे कि कहीं पे property, reputation, person की बात हो रही है तो किन किन sections में ये same बात हुई थी या किन किन sections में ये same punishment है, इतना मतलब crisp detail में समझा देती हैं, which is again a brilliant thing. ऑल्सो जैसे कौन कौन से सेक्शंस में अरेस्ट बाय फीमेल होगा, इफ़ देर इज़ अ फीमेल तो सब सेक्शंस का अलग से एक टेबल बना देना. कितनी हेल्प हो जाती है और कितना ज़्यादा ब्रेन को ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है. योर ब्रेन इज़ ऑलवेज ऑन अ मोड वेयर इट्स जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. तो इससे ब्रेन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आपको आता है. Apart from that, we do daily meditation for relaxation of brain. She gives us daily motivational audio notes and audio messages. Apart from that, if you're feeling overwhelmed someday, like there are days where you'll be feeling low and overwhelmed, and I certainly do when because I'm facing certain health issues, so I call her up and then she'll help you calm down and she'll motivate you and she'll give you hope and she'll push you up to do one more extraordinary thing in your day, and that's amazing. उसके अलावा जो कल पढ़ा था उसके नोट्स PDF में आप मैम को सेंड करते हो एवरी डे एंड देन शी विल टेल यू कि नोट्स में क्या कमी रह गई. टेस्ट सीरीज़ हैं, हर हफ्ते जो पढ़ा है उसका टेस्ट होता है सैटरडेज़ को, जिसका रिव्यू मैम देती हैं. टेस्ट को पूरा एक्सप्लेन करती हैं क्रिस्पली कि कौन से सेक्शन में क्या लिखना चाहिए था. ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों के टेस्ट होते हैं, विच इज़ कितना मतलब हेल्पफुल है. फिर नोट्स का PDF भेज देंगी, अगर कोई अमेंडमेंट है उसका PDF भेज देंगी, प्लस सारे के सारे केस लॉज अच्छे से समझाएंगी, उसमें क्या हुआ था ये भी बताएंगी, विच इज़ हेल्पफुल इन अ वे. इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से. ठीक है. देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर अटैचमेंट. यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये आती है कि क्या कहता है अटैचमेंट के अंदर. अटैचमेंट में कहता है किन प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, किन का नहीं. यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है. क्या है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, यानी अगर सैलरी आती है, सैलरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, सैलरी आती है तो सैलरी में दो तरह की बातें कहती हैं, अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री और मेंटेनेंस की डिग्री. यहीं से प्री का क्वेश्चन बनता है और यहाँ बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कब स्टार्टिंग है 1000 और लास्ट का छोड़ा जाएगा 1/3, कब पूरा 2/3 छोड़ा जाएगा. तो एक को याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा. क्या कहा, दोनों याद करोगे कंफ्यूजन होगा. एक को याद करना, दूसरा खुद पे खुद याद हो जाएगा आपको. ठीक है. तो यहाँ से फिर का प्री का क्वेश्चन. और 60 से 64 में 60 का खुद का प्री का क्वेश्चन बनता है. 61 का जो आता है आपके पास एग्रीकल्चर लैंड का, उसका अपना क्वेश्चन बनता है. यहाँ पे सीजर भी होता है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का भी होता है. इवन 64 से भी होता है कि आफ्टर अटैचमेंट आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो यहाँ क्वेश्चन की भरमार होती है. ठीक है. देन आता है आपके पास सेल. सेल तो करनी है. अब इस विक्रय की हम बात करते हैं तो कुछ देखते हैं इस विक्रय के बारे में. इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, देखें. ठीक है. एक विक्रय देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, एक देखते हैं अपन मॉर्गेज में, और सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, टोपा में, है ना. और एक विक्रय देखते हैं CPC में. तो क्या हुआ, तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल होती है वो ऑलवेज किसकी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की. और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में होती है वो हमेशा किसकी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की. तो दो सेल वहां पड़ते हैं. तीसरा कहता है कि जब भी कभी इन सिविल मैटर आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाता है, जब भी कभी सिविल के मैटर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करते हैं तो उसका फर्दर हमेशा क्या रहता है, सेल. यदि तो मान जाते हो, चीज़ों का एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तो हम
ठीक है आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे। और यदि नहीं करते हो हम पूरा रुकेंगे। ऑर्डर 21 पूरा यही बताता है। हमने इंतजार किया, बार बार इंतजार किया, शायद अब मान जाओ, शायद अब मान जाओ, आप मान ही नहीं रहो, तो फाइनली हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। कब तक संभाल के रखेंगे, तो उसको बेच देंगे। इन सब के लिए पता रिसीवर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, वो ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है। और देन आता है रिपील। उसके बाद फाइनली डिग्री होल्डर केस जीत जाता है, तो जीतेगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यदि तुमने रेसिस्ट किया, देखो सेक्शन 58 और सेक्शन 74 में अंतर क्या है। 58 भी आपको सजा दे रहा है, 74 भी सजा दे रहा है। फिर तो 58 तो आता है हम अरेस्ट करते हैं, डिटेंशन करते हैं। मनी डिग्री में तो मनी नहीं देते तो हम तुम्हें कब कब अरेस्ट कर सकते हैं, 5000 रुपीज़, 2 से 5000 रुपीज़ और 2000 से कम वाले में। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कराने आ रहे हैं और तुम उसको एग्जीक्यूशन करने नहीं दे रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कि आईपीसी सेक्शन नंबर 186, क्या कहा, आईपीसी सेक्शन नंबर 186, पुलिस के कार्य में बाधा डालना, पब्लिक सर्वेंट के कार्य में बाधा डालना, तो क्या करता है वहां पे आपको मिलता है, रेसिस्ट करने पर, ड्यूटी फॉलो ना करने पर। ठीक वैसे एग्जीक्यूशन करने में यदि तुम रेस्ट्रिक्ट करते हो, रोकते हो, प्रतिषिध करते हो, निषिद्ध करते हो, तो वहां पे यहाँ पे सजा मिलती है। और रीड विथ ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 97, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 97, एडजस्टमेंट 2017 का क्वेश्चन था। क्या कहा, एडजस्टमेंट 2017 का क्वेश्चन था। यानी बताते रहते हैं साथ साथ किस में क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन से स्टेट में आता है। जैसे दिल्ली के अंदर आने तो सब इसी में, बट दिल्ली के अंदर ये सारी चीजें प्रॉब्लम बेस के रूप में आ जाती है। एक बड़ी सी प्रॉब्लम दे देते हैं, आंसर आपको यहीं से लिखना है, टू द पॉइंट, 2 लाइन 3 लाइन ही लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी होती है। तो वहां पर भी पेपर तो यहीं से आता है, मन से कुछ नहीं आता। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली प्रैक्टिकल देता, अरे प्रैक्टिकल क्या देगा, तो तुम्हारे लॉ से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। आपको लगाना है लॉजिक कि यस इस पूरी प्रॉब्लम में ये सेक्शन बैठता है, सेक्शन को लगा लो, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। क्या था, एक छोटा सा ओवरव्यू था पार्ट नंबर 2 एग्जीक्यूशन का। इसको डिटेल पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन का मीनिंग समझना है, इसके साथ केस लॉस क्या ऐड करने हैं, प्रॉब्लम जो आती है उसको कैसे क्लियर करने हैं, उन सब के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलाती है, ऑफलाइन क्लासेस अभी थोड़े दिन के लिए बंद है, जब तक कोरोना है, कोरोना खत्म होते वापस आ जाएगा। रही बात पढ़ना खुद को ही होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाला आपके पीछे लगा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके पीछे पीछे भागता रहता है, आपको नोट्स बनाना सिखाता है, आपका आज के दिन का अपडेट क्या वो देखता है, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट पेपर देना, एक एक चीज़ करना। और मैं हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ। जैसे मैंने जब कोचिंग खोला, अब जाके देखा, बहुत चीज़ें इम्प्रूव, हर रोज़ अपने आप को अपडेट करती हूँ, हर दिन ध्यान रखती हूँ आज क्या नया आया है, क्या नया केस लॉज आ गया है, क्या नया अमेंडमेंट आ गया है, क्या रिपील हो गया है, इस सेक्शन के अंदर थ्योरेटिकल क्या कहता है, प्रैक्टिकल क्या कहता है, इन सब को मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करती हूँ। आप खुद ही देखिएगा, पहले भी मैंने पढ़ाया, अब भी पढ़ाते, आप खुद कहते हो इतना इम्प्रूव। तो आदमी वही है ना जो हमेशा डेवलप करता रहता है। कहता है ना, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश, है ना। तो अपन क्या है, विकासशील है, अपना विकास हर रोज करते रहते हैं, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, हम एक ही जगह रुक कर बैठ नहीं सकते, क्योंकि हर रोज नए अमेंडमेंट आते हैं, हर रोज नए केस लॉज आते हैं, हर रोज नई गाइडलाइन आती है, तो चीजें इंप्रूव होती रहती है। जब भी मुझे कोई नई चीज़ पता चलती है, मैं अपने जो बच्चे पहले से जो कोर्स लेके जा चुके हैं, हम फिर भी उनको मैसेज करते हैं, बेटा इसमें ये चीज़ आके देख लीजिएगा। अब वो बच्चा अगर मेरा नंबर सेव नहीं है तो अलग बात है, बाकी मैसेज जाते रहते हैं। तो मैं हर रोज़ अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। तो आप हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लासेस 2 वे कम्युनिकेशन है। जिस ऐप पर हम पढ़ाते हैं उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं, हम भी आपसे बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। बस उन सब के लिए एक ही शर्त है, आपके पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए घर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, जैसे फ़ोन का कनेक्शन होता है वैसे ही, क्योंकि आपको 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए। देखो यूट्यूब तो क्या होता है कि ये रिकॉर्डेड हो गया, अब आप कभी भी देख लो इसको, पर कैसे मैंने डायरेक्ट पढ़ाया, कैसे मैंने एक लाइन पढ़ाई, इसमें तो शॉर्ट बढ़ाऊंगी क्योंकि सब कुछ तो यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगी मैं, है ना। क्लासेस चलती है अभी बताया मैंने, लेकिन जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्या चीज़ें नहीं आई है, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, वो सारा डिटेल। यानी जब आपको पढ़ना है, आपको 100% आपका सिलेक्शन करना है, तो घर बैठे अगर आपको सुविधा मिल रही तो लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञाता नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आप ज्ञाता खुद ही बन जाओगे। हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं 2015 से पढ़ रहे हैं, 20 में आके वो कहते नहीं यार अब डायरेक्ट में पढ़ लेना चाहिए। जिसने एक बार मेन लिख रखा है, जिसने 2 बार मेन लिख रखा है, जिसने पहले बहुत थ्योरी पढ़ी है, द एंड ऑफ वो भी कहता कि नहीं, शॉर्ट पढ़ो,
अच्छा पढ़ो। तो हम यहाँ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है और जो आपका एग्जाम निकालने के काम आता है। इस पूरी स्टोरी से आपको एग्जीक्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई कंसेप्ट की जरूरत है, मुझे नहीं लगता मुझे 6 किताबें रेफर करनी चाहिए। जब मेन चीज समझ में आ गई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई, पहला सवाल ही आपका आ गया कि एग्जीक्यूशन किसका हो सकता है, डिग्री या ऑर्डर का। अब इसके ज्यादा क्या अंदर जाके उसके पढ़ोगे। आ गया प्री का क्वेश्चन आपके हाथ के अंदर। मेन के क्वेश्चन आपको 74 बता दिया मेन में आया है आपको 46 बता दिया सब मेन में आता है। और क्या चाहिए, बस उसी को ढंग से पढ़ना है और उसको लिखना, प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। तो साथ साथ हम प्रेजेंटेशन भी सिखाते रहते हैं, कैसे उसको लिखना है वो भी बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 15 सितंबर को फिर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पे। हर महीने की 1 तारीख को मॉर्निंग में बैच स्टार्ट होता है और हर महीने की 15 तारीख को इवनिंग में बैच स्टार्ट होता है। दूसरी बात, जिस दिन आप क्लास ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से कोर्स स्टार्ट होगा, तो टेंशन ही नहीं है। पहले क्या पढ़ा, हमें क्या लेना देना। आप जिस दिन है उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट। जो कुछ पहले छुटा हो सब कुछ आपको आगे मिलेगा। रिन्यूअल की भी हमने सिस्टम रखा है ताकि आप अपनी कंटिन्यूटी रख सकते हैं। जो फीस है उसका एकमात्र हिस्सा होता है, मतलब वो छोटा सा फीस होता है रिन्यूअल का, उसे वापस आप पूरा का पूरा 6 महीने के लिए अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। उससे क्या फायदा, कंटिन्यूटी। क्योंकि हर बार गड़बड़ क्या करते हैं, पढ़ के रख लिया छोड़ दिया, कंटिन्यूटी रह जाती है, दोबारा पूरी फीस नहीं दी जाती है। तो हमने एक छोटा सिस्टम रखा कि आप फिर से रिन्यूअल करा के आइए, एक छोटा सा आपको नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा ताकि आप फिर से 6 महीने के लिए अपडेट हो जाएंगे। साथ साथ टेस्ट सीरीज चलती रहती है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कई वीडियो मैंने डाले हैं, जैसे क्लासरूम में कैसे चलता है, क्या रहता है, वो सब कुछ होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और जो पहली बार देख रहा है तो वो नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। नंबर है 9950574460। हालांकि इसमें देखिए आपके पास एक पट्टी भी आ रही है, उसमें भी लिखा हुआ है, आप वहाँ पर भी कॉल और मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, अपने आसपास वालों को खुश रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम निवेदिता, आई एम स्टूडेंट ऑफ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे SULC के साथ और मैम के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फरवरी में ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने मैम के यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, देन मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे इस बारे में डाउट था कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस होगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं मैम से मिलने जोधपुर गई। मैम ने मुझे कहा कि आप बेटा दोनों करके देख लो, दोनों ज्वाइन करके देख लो, आपको कोई डिफरेंस समझ में आया आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना। तो मैंने मैम की ऑफ़लाइन क्लास भी अटेंड की, मैंने मैम की ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया। मैम जैसा एफर्ट ऑफ़लाइन क्लास में देती हैं वैसा ही ऑनलाइन क्लास में भी देती हैं। मैम सारी चीज़ें इक्वली प्रोवाइड कराती हैं, जैसे ऑनलाइन में वैसे ही ऑफ़लाइन में भी। तो बात मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा फीसिबल लगा, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन की। क्योंकि ऑनलाइन में ज्वाइन करने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे आप घर पे ही हो, सबसे अच्छी बात आपको घर का खाना मिलता है और आपके जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं। मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैम कैसे सारे सब्जेक्ट को स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ाती हैं, समझाती हैं, कैसे याद कराती हैं, सारे सेक्शन को कैसे तोड़ के आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। मैम सारी चीज़ें डिटेल में बताती हैं। मैम सिखाती हैं कि याद कैसे करना है। मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं। हम लोगों की जो क्लासेस होती हैं, तो क्लास में जो 15 to 20 मिनट्स होता है वो रिवीज़न के लिए होता है कि जितना मैम ने पढ़ाया है वो बार बार रिवीज़न कैसे हो। तो मैम बार बार रिवीज़न कराती हैं, हर एक बच्चे से पूछती हैं, हर एक बच्चे पे पर्सनली साथ ध्यान देती हैं। मैम को पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, किस बच्चे को कितना आता है। मैम टाइम टू टाइम हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस चलाती हैं, स्पेशल क्लासेस। मैम बोनस में टेस्ट पेपर और बोनस क्लासेस सब कुछ मैम प्रोवाइड कराती हैं। इवन मैम ने अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों की एक स्पेशल क्लास चलाई थी, जिसमें मैम ने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताया कि आपको कैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का सल्यूशन देना है, आपको कैसे उसका आंसर देना है। मैम हम लोगों के वीकली टेस्ट होते हैं, सैटरडे और संडे मैम टेस्ट लेती हैं हम लोगों का। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैम उस टेस्ट में भी सॉल्यूशन के लिए उसकी अलग क्लास होती है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो उसमें भी हम लोग का रिवीज़न होता है।